नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में अपन ने एनेस्थीसिया का लोकल एनेस्थीसिया के बारे में अपन विस्तार पूर्वक अपन ने स्टडी किया था और अब आप इस क्लास में अपन देखेंगे लोकल एनेस्थीसिया का बड़ा भाई जनरल एनेस्थीसिया के बारे में अपन विस्तार पूर्वक बात करेंगे। पहले आपको ये वैसे चैप्टर जो है वो कंप्लीट करवाया हुआ है आपकी जनरल एनेस्थीसिया बिल्कुल विस्तार से। अपन इस क्लास में बिल्कुल ब्रीफ से देखेंगे अपन जनरल एनेस्थीसिया, वो डिफरेंस देखेंगे जनरल एनेस्थीसिया और लोकल एनेस्थीसिया में क्या एक मुख्य डिफरेंस होता है और कितने टाइप का ये एनेस्थीसिया अपना ये होता है। तो जनरल एनेस्थीसिया जो दोस्तों, जनरल एनेस्थीसिया की अगर हम बात करें तो जनरल एनेस्थीसिया जो होता है उसके अंदर पूरा का पूरा जो एनिमल है, एनिमल का पूरा जो बॉडी है वो बिल्कुल संवेदनाहीन हो जाता है। पूरा का पूरा एनिमल जो है बिल्कुल बेहोश हो जाएगा, बिल्कुल सेडेट हो जाएगा, बिल्कुल सुन्न हो जाएगा, पूरा का पूरा जानवर है। पूरे शरीर के ऊपर इफेक्ट आएगा, आपकी एनेस्थेटिक जो ड्रग होगी उसका पूरे के पूरे शरीर के ऊपर इफेक्ट आएगा और पूरा का पूरा एनिमल जो है वो बिल्कुल बेहोश हो जाएगा। जबकि लोकल एनेस्थीसिया में अपन ने देखा था कि एनिमल का केवल एक विशेष भाग या विशेष अंग या विशेष जो रीजन है, एरिया है, वो ही एनेस्थेटिक हुआ था। जबकि जनरल एनेस्थीसिया के अंदर क्या होगा, संपूर्ण रूप से पूरा का पूरा जानवर है वो दोस्तों बेहोशी की कंडीशन के अंदर आ जाएगा, संवेदनाहीन हो जाएगा। अब जनरल एनेस्थीसिया जो है दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जनरल एनेस्थीसिया जो है मुख्यतः डॉग, कैट और इक्वाइन इक्वाइन स्पीसीज मतलब घोड़ों के अंदर काम में लिया जाता है दोस्तों। और ये तीनों की तीनों जो स्पीसीज हैं, ये तीनों की तीनों स्पीसीज नॉन रूमिनेंट्स हैं, मतलब जुगाली करने वाले एनिमल नहीं है, नॉन रूमिनेंट्स है जिनके अंदर रूमन नहीं होता। तो इसलिए ये नॉन रूमिनेंट्स के लिए मुख्यतः जनरल एनेस्थीसिया काम में लिया जाता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जनरल एनेस्थीसिया जो है लार्ज एनिमल, मुख्यतः रूमिनेंट जो एनिमल है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इनके अंदर काम में नहीं लिया जाता, क्योंकि जुगाली करने वाले जानवरों के अंदर रिगर्जिटेशन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। आफरा आकर के ब्लोट होकर के एनिमल जो है उसका एस्फेक्सिस कंडीशन से उसकी डेथ हो सकती है। इसलिए अपन रूमिनेंट स्पीसीज के अंदर क्या है कि जनरल एनेस्थीसिया को मुख्यतः कभी लगाते नहीं है। केवल डॉग, कैट और इक्वाइन्स के अंदर जनरल एनेस्थीसिया का यूज किया जाता है। तो जनरल एनेस्थीसिया जो है इसमें संपूर्ण पूरा का पूरा एनिमल जो है बिल्कुल सेडेट हो जाएगा, पूरा का पूरा एनिमल जो है बिल्कुल बेहोश हो जाएगा। और अगर अपन ने ज्यादा डोज अगर अपन ने दे दी एनेस्थेटिक ड्रग की तो एनिमल की डेथ भी हो सकती है। तो बिल्कुल प्रॉपर केयर आपको करनी पड़ेगी, बिल्कुल प्रॉपर आपका आइडिया होना चाहिए कि इस एनेस्थेटिक ड्रग को देने से ये साइड इफेक्ट होता है, इतनी मात्रा में ये डोज दी जानी चाहिए और साथ में साथ उसका आपको एंटीडोट भी आपके पास में होना चाहिए। बाय द वे अगर आपके ज्यादा डोज चली जाए एनिमल के एनेस्थेटिक डोज तो एनिमल की डेथ हो सकती है। तो इसको बहुत ही सावधानी से यूज किया जाता है। तो जनरल एनेस्थीसिया जो है वो मुख्यतः अपने दो विधियां होती हैं जिससे अपन जनरल एनेस्थीसिया अपन देते हैं। एक तो अपन देते हैं दोस्तों इंजेक्टेबल, मतलब इंट्रावीनस तरीके से इंजेक्टेबल, या तो इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं या इंट्रावीनस रूट से भी अपन दे सकते हैं। मतलब सीधी की सीधी जो ड्रग है वो अपने ब्लड में जानी चाहिए। इंट्रावीनस रूट जो है मोस्टली प्रेफर किया जाता है, इंट्रावीनस रूट सीधा का सीधा ब्लड के अंदर इंट्रावीनस जो है ड्रग जो है एनेस्थेटिक ड्रग डाली जाती है। और दूसरा तरीका जो होता है इनहेलेशन, मतलब श्वास के साथ, मतलब एनिमल को सुंगा करके जो ड्रग दी जाएगी तो उसको बोलते हैं इनहेलेशन एनेस्थीसिया। इनहेलेशन मतलब सुंगा करके दी जाएगी, सुंगा करके बेहोश किया जाएगा दोस्तों, सुंगा करके बेहोश किया जाएगा तो वो होगा इनहेलेशन एनेस्थीसिया। अब इंजेक्टेबल एनेस्थीसिया जो है वो अपने कौन कौन से हैं दोस्तों, एक बार इनके विस्तार से अपन देखते हैं। इंजेक्टेबल इंजेक्टेबल एनेस्थीसिया, इंजेक्टेबल एनेस्थीसिया को अपने दो भागों में डिवाइड किया है दोस्तों। एक तो है बारबिचुरेट्स, बारबिचुरेट्स, और दोस्तों एक होते हैं नॉन बारबिचुरेट्स। तो बारबिचुरेट्स जो होते हैं वो बारबिचुरिक एसिड के डिराइवेटिव होते हैं, इसके व्युत्पन्न होते हैं, बारबिचुरिक एसिड के डिराइवेटिव होते हैं दोस्तों। बारबिचुरेट के अंदर जो अपने एग्जांपल्स आते हैं इसमें आता है आपका पेंटो बारबिटोन, सोडियम सोडियम
थायोपेंटोल सोडियम, थायोपेंटोन, थायोपेंटोन, थायोपेंटोन सोडियम। इसके अलावा एक होता है थायमिलिल सोडियम। तो ये जो उदाहरण आपको दिए जा रहे हैं ये है बारबिचुरेटिक एनेस्थीसिया, मतलब बारबिचुरेटिक एसिड के डेरिवेटिव होते हैं ये पेंटोबार्बिटोल, फिनोबार्बिटोल, पेंटोबार्बिटोल, फिनोबार्बिटोल। तो ये बारबिचुरेटिक एसिड के डेरिवेटिव होते हैं दोस्तों बारबिचुरेट। इसके अलावा नॉन बारबिचुरेट इंट्रावीनस एनेस्थीसिया जो होते हैं उससे मुख्यतः अपने पास में आता है कीटामीन, कीटामीन, कलोरल हाइड्रेट, कलोरल हाइड्रेट। इसके साथ ही कलोरल हाइड्रेट जो होता है इसका कॉम्बिनेशन में अपन काम में लेते हैं कलोरल हाइड्रेट प्लस मैग्नीशियम सल्फेट। ये 2:1 के रेशियो में अपन काम में लेते हैं ये कॉम्बिनेशन कलोरल हाइड्रेट और मैग्नीशियम सल्फेट का। इसके अलावा इसके साथ ही एक और बन जाता है कलोरल हाइड्रेट, कलोरल हाइड्रेट प्लस मैग्नीशियम सल्फेट प्लस नेम्बुटल, नेम्ब्यूटल। ये तीन इसमें ड्रग्स होती हैं, इन तीनों का कॉम्बिनेशन भी अपन काम में लेते हैं। तो मुख्यतः जो नॉन बारबिचुरेट्स होते हैं उसके अंदर कलोरल हाइड्रेट के कॉम्बिनेशन के अंदर मेडिसिन होती हैं। कलोरल हाइड्रेट डायरेक्ट दिया जा सकता है, कलोरल हाइड्रेट प्लस मैग्नीशियम सल्फेट दिया जा सकता है जो कि 2:1 के रेशियो में दिया जाएगा। इसके अलावा कलोरल हाइड्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट और नेम्ब्यूटल ये कॉम्बिनेशन में काम में लिया जाता है। और ये जो है ये मुख्यतः जो है ये काम में लिया जाता है दोस्तों घोड़े के अंदर। ये जो है ये काम में लिया जाएगा घोड़े के अंदर काम में लिया जाता है ये घोड़े के अंदर काम में लिया जाएगा। कलोरल हाइड्रेट प्लस मैग्नीशियम सल्फेट प्लस नेम्ब्यूटल। ये जो कॉम्बिनेशन होता है ये दोस्तों काम में लिया जाता है किसमें, घोड़े में, हॉर्स में, इक्वाइन स्पीसीज के अंदर मुख्यतः इंट्राविनस एनेस्थेशिया, जनरल एनेस्थेशिया के रूप में ये कॉम्बिनेशन काम में लिया जाता है। जबकि कलोरल हाइड्रेट जो है सिंगल या फिर कलोरल हाइड्रेट प्लस मैग्नीशियम सल्फेट ये गाय वंश के अंदर, गो वंश के अंदर जनरल एनेस्थेशिया में काम में लिया जाता है। लेकिन दोस्तों मैंने आपको बताया कि गाय वंश में और भैंस वंश के अंदर मोस्टली जनरल एनेस्थेशिया प्रेफर नहीं किया जाता। फिर भी अगर किया जाता है तो फिर इसके अंदर ये कॉम्बिनेशन काम में आता है। तो ये तो आएगा हॉर्स में या फिर इक्वाइन स्पीशीज के अंदर। और ये जो कलोरल हाइड्रेट, सिंपल कलोरल हाइड्रेट या फिर कलोरल हाइड्रेट प्लस मैग्नीशियम सल्फेट ये कॉम्बिनेशन काम में लिया जाता है दोस्तों गाय और भैंस वंश के अंदर। तो जनरल एनेस्थीसिया अगर अपने को लगाना है इनमें तो कलोरल हाइड्रेट या फिर कलोरल हाइड्रेट प्लस मैग्नीशियम सल्फेट जो कि 2:1 के रेशियो के अंदर रहेगा। 2 भाग कलोरल हाइड्रेट के रहेंगे और 1 भाग मैग्नीशियम सल्फेट का रहेगा। तो ये अपन यूज करते हैं दोस्तों। तो ये अपन ने देखा इंट्रावीनस एनेस्थेसिया। अब अपने पास में दोस्तों एक और जो एनेस्थेसिया था नॉन बार्बिचुरेट के अंदर वो था अपना कीटामीन।
कीटामीन, तो अपन थोड़ा कीटामीन के बारे में भी अपन देखते हैं कि कीटामीन भी एक काफी इंपॉर्टेंट एनेस्थेसिया है। कीटामीन, कीटामीन कीटामीन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों कीटामीन की डोज रेट भी आपकी एग्जाम में कई बार आ सकती है। और कीटामीन जो है वो एक डिसोसिएटिव एनेस्थेसिया है दोस्तों, डिसोसिएटिव एनेस्थेसिया, ये वर्ड आपको याद होना चाहिए, डिसोसिएटिव, डिसोसिएटिव, डिसोसिएटिव एनेस्थेसिया। इसका मतलब क्या होता है डिसोसिएटिव एनेस्थेसिया का? देखिए कीटामीन का जब यूज किया जाता है तो एक तो एनिमल को जो है बिल्कुल याददाश्त नहीं रहती है। अगर आप उसे किसी भी स्पीसीज के, अगर आप ह्यूमन के लगाओ, चाहे डॉग के लगाओ, चाहे कैट के लगाओ, चाहे एनिमल के लगाओ, ऑपरेशन रहता है, ऑपरेशन जो भी केटामीन के अंदर ऑपरेशन किया जाएगा, एनिमल की याददाश्त जो है वो बिल्कुल नहीं रहती, एनिमल को पता ही नहीं रहता कि मेरे साथ क्या हुआ है। इसको रैपिस्ट ड्रग भी बोलते हैं। इसका एक आजकल मार्केट के अंदर क्या है कि ये ड्रग उपलब्ध आपको नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसका काफी जगह इसका दुरुपयोग किया गया है, बहुत जगह इसका काफी दुरुपयोग किया गया है कीटामीन का, तो इसलिए मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं रहती। केवल डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ही ये ड्रग आपको उपलब्ध हो सकती है, क्योंकि ये रैपिस्ट ड्रग है, काफी इसका दुरुपयोग किया गया है। इसका मतलब जो नशेड़ी जो होते हैं वो भी इस ड्रग को काफी काम में लेते हैं। बिल्कुल जैसे ही ये ड्रग लेते हैं तो उनको काफी अच्छी फीलिंग्स आती है, और बिल्कुल वो बिल्कुल अपने पूरी सराउंडिंग से डिसोसिएट हो जाते हैं, अपनी पूरी जो सराउंडिंग है बिल्कुल डिसोसिएट, मतलब उससे कट जाते हैं बिल्कुल, और एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं, हेलुसिनेशन होने लग जाते हैं, उनको बहुत अच्छी फीलिंग्स आती है। तो ये मतलब नशेड़ी जो होते हैं वो भी इस ड्रग को काफी काम में लेते हैं, कीटामीन को। तो कीटामीन जो है वो डिसोसिएटिव टाइप इफेक्ट शो करती है। डिसोसिएटिव मतलब पूरा एनवायरनमेंट से उसको काट देती है, और बिल्कुल उसको एक अलग ही बहुत अच्छी फीलिंग्स वो देती है। तो कीटामीन जो है इसका ये साइड इफेक्ट है। अदरवाइज कीटामीन जो है वो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, किसके लिए? जनरल एनेस्थीसिया के लिए। इसके अंदर बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, बहुत अच्छी पेन किलर है ये, अच्छा पेनलेस इफेक्ट आता है इसके अंदर, और बहुत ही अच्छी सिडेटिव इफेक्ट भी आता है इससे। बट इसका जो मसल रिलैक्सेंट जो इफेक्ट है, आपको बताया कि कोई भी जो ड्रग्स है उसके अंदर तीनों इफेक्ट नहीं मिलते। तीनों इफेक्ट अपने को चाहिए ऑपरेशन करते समय, कि एक तो ड्रग जो है वो पेन किलर का काम करे, साथ ही साथ मसल रिलैक्सेंट का काम करे, साथ ही साथ एनिमल को कूल और काम रखे, मतलब सेडेटिव इफेक्ट। तीनों इफेक्ट किसी भी ड्रग में नहीं आते। इस ड्रग की खास बात, इस ड्रग के अंदर क्या होता है, पेन पेन कम करने का इफेक्ट भी आता है, सेडेटिव इफेक्ट भी आता है, बट जो इसका मसल रिलैक्सेंट जो इफेक्ट है वो काफी पुअर है। मसल रिलैक्सेंट जो इफेक्ट है दोस्तों ये इफेक्ट नहीं आता इससे, तो आपको अलग से इसके साथ कॉम्बिनेशन में देना पड़ेगा, जाइलाजिन कॉम्बिनेशन में आपको देना पड़ेगा, तब ही ये पूरा का पूरा इफेक्ट शो कर पाएगी। अदरवाइज तो सिंगल केटामिन से आप जो है ऑपरेशन करने नहीं बैठ सकते, क्योंकि पेन भी रोक देगा, सिडेट भी कर देगा, लेकिन मसल रिलैक्सेंट इफेक्ट जो है वो इसका नहीं आएगा। तो कीटामिन का इसकी जो डोज रेट है वो भी आपके एग्जाम में काफी बार पूछी जाती है। कीटामिन की जो डोज रेट जो होती है दोस्तों, डोग की बात करें अगर अपन, तो डोग के अंदर ये 5 से 10 mg पर केजी बॉडी वेट दी जाती है इंट्रामस्कुलर या फिर इंट्रावीनस रूट से, डोग और कैट के अंदर। और गाय और भैंस के अंदर, कैटल स्पीसीज के अंदर अगर बात करें तो ये 1 से 2 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दी जाएगी, 1 से 2 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दी जाएगी। इक्वाइन के अंदर भी लगभग सिमिलर डोज आपको देखने को मिलेगी। तो ये आप याद रखें, कीटामिन की डोज रेट जो है डॉग्स के अंदर पूछी जाती है 5 से 10 mg पर केजी बॉडी वेट, इंट्रा मस्कुलर या फिर इंट्रावीनस रूट से आप इसको दोनों ही तरीके से आप इसको दे सकते हैं। कैटल के अंदर कम रहती है डोज, 1 से 2 mg पर केजी बॉडी वेट रहेगी। कुछ बुक्स के अंदर 10 से 15 दिया गया है, जो कि गलत है। कीटामिन की डोज रेट रहेगी 5 से 10 mg पर केजी बॉडी वेट। ये डोज रेट आप इसकी याद रखें। फिर दोस्तों अपन ने देखा बारबिचुरेटिक एनेस्थेसिया और नॉन बारबिचुरेट एनेस्थेसिया के बारे में। फिर अपने पास में आता है इनहेलेंट एनेस्थेसिया। इनहेलेंट एनेस्थेसिया जो है ये तो अपने देखा इंट्रावीनस एनेस्थेसिया। फिर जनरल एनेस्थेसिया का ही दूसरा जो तरीका होता है वो होता है इनहेलेंट एनेस्थेसिया। देने के तरीके के आधार पर इसको डिवाइड किया गया है। इनहेलेंट एनेस्थेसिया मतलब जो सुंगा करके दी जाती हैं,
शुंगा करके दी जाने वाली एनेस्थेटिक ड्रग, तो इनहेलेंट एनेस्थेशिया। इसके अंदर मुख्यतः आती है अपने पास में क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म आती है जो कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं है। इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्साइड जिसको लाफिंग गैस भी बोलते हैं अपन, हंसाने वाली गैस। इसके अलावा ईथर। ये तीनों की तीनों जो एनेस्थेटिक ड्रग है इनका कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आता सभी स्टेजेस नहीं आती एनेस्थेशिया की, इसलिए इनका जनरल ज्यादा यूज किया नहीं जाता है। तो जो मोस्टली आजकल जो चल रही है मार्केट के अंदर और जिनका यूज किया जाता है उसके अंदर आती है आइसोफ्लोरेन। आइसोफ्लोरेन नाम जरूर याद रखें, आइसोफ्लोरेन, सेफ्लुरेन, फ्लूरेन, ये काफी ज्यादा काम में ली जाती हैं। इसके अलावा हेलोथेन, हेलोथेन, ये जो गैस हैं ये यूज में ली जाती है। ये लिक्विड फॉर्म के अंदर होते हैं, आइसोफ्लोरेन, सेफ्लोरेन, हेलोथेन, ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं। इनकी वाष्प बनती है, एक स्पेशलाइज्ड मशीन आती है, एनेस्थेटिक मशीन, इनहेलेंट एनेस्थेटिक मशीन आती है, उससे ये फिर गैसेस फॉर्म में चेंज होते हैं और श्वास के मार्ग से एनिमल के अंदर, फेफड़ों के अंदर जाएंगे और फेफड़ों से फिर ब्लड के अंदर, फेफड़ों के अंदर जैसे ही ये देखिए ये फेफड़े हैं और फेफड़ों की जो सबसे सूक्ष्म तक जो इकाई होती है वो होती है दोस्तों एल्वियोलाई। फेफड़ों की सबसे सूक्ष्मतम इकाई जो होती है दोस्तों वो होती है एल्वियोलाई। अब जैसे ही एनिमल श्वास लेगा तो ये आइसोफ्लोरेन गैस जो है वो फेफड़ों के अंदर जाएगी, फेफड़ों में जाएगी और फेफड़ों में जाकर के, अब देखिए दोस्तों फेफड़ों में गई ये और यहाँ पर फेफड़ों को जो है फिर जो ब्लड सप्लाई करती हैं कैपिलरीज जो होती हैं, छोटी 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 इसके अंदर कैपिलरीज होती हैं, यहाँ पर ये गैस फिर इन कैपिलरीज के अंदर जाएगी और फिर इन ब्लड मतलब कैपिलरीज में चलेगी, मतलब ब्लड में चली गई, फिर ब्लड से फिर पूरे शरीर के अंदर जाएगी दोनों तरफ से। तो ये पूरे सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन में जाएगी, पूरे शरीर के अंदर जाएगी दोस्तों। फिर तो फेफड़ों से कहाँ गई, ब्लड में, और ब्लड से फिर पूरे शरीर के अंदर चली गई, तो पूरा का पूरा शरीर जो है वो सिडेट हो जाता है, बेहोश हो जाता है। तो ये इस तरह से काम करती है। तो आपको नाम जरूर याद रखना है कि आइसोफ्लोरेन और सेओफ्लोरेन और हेलोथेन ये काफी इंपॉर्टेंट आजकल यूज की जाती हैं एनेस्थेशिया में। और इंट्रावीनस एनेस्थेशिया से ज्यादा अच्छा रहता है इनहेलेंट एनेस्थेशिया, क्योंकि इनहेलेंट एनेस्थेशिया को इजीली आप रिमूव कर सकते हैं। अगर ज्यादा डोज भी चली जाती है एनिमल के शरीर में तो आप ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा करके, ऑक्सीजन इसके अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर भी काम में लिया जाता है एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन। तो जैसे ही आप ऑक्सीजन की मात्रा, आप इसको बंद करके ऑक्सीजन की मात्रा को आप ज्यादा कर देंगे तो ऑक्सीजन ज्यादा बढ़ जाएगी और एनेस्थेशिया जो है वो कम हो जाएगा। तो आप इनहेलेंट एनेस्थेशिया ज्यादा अच्छा है किससे, इंट्रावीनस एनेस्थेशिया से, क्योंकि इंट्रावीनस एनेस्थेशिया के अंदर तो क्या होगा कि एक बार आपने ड्रग डाल दी तो अब वो शरीर के अंदर चली गई, अब आपको उसका बाहर निकालने का आपके पास कोई तरीका नहीं है। वो बाहर कब निकलेगी, जब उसका मेटाबोलाइट बनेगा और यूरिन के थ्रू वो बाहर निकलेगी, मोस्टली यूरिन के थ्रू बाहर निकलेगी, पेशाब जब आएगा तभी बाहर निकलेगी। तो उसके लिए फिर आपको ड्रिप लगानी पड़ेगी, तो धीरे धीरे रिमूवल होता है। तो अगर इंट्रावीनस एनेस्थेशिया अगर आप दे रहे हैं और अगर ज्यादा डोज चलेगी तो उसका ज्यादा टॉक्सिक इफेक्ट आएगा। जबकि इनहेलेंट एनेस्थेशिया के अंदर क्या होता है कि ये जो इनहेलेंट एनेस्थेशिया है ये दिया जाता है ऑक्सीजन के साथ में, मतलब ऑक्सीजन में मिक्स करके दिया जाता है। अगर आपको लगे कि एनिमल के ज्यादा इफेक्ट हो गया, एनिमल ज्यादा बेहोश हो गया, एनिमल को ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो फिर आप इसकी मात्रा क्या है कि आप कम कर देंगे और ऑक्सीजन की मात्रा क्या है बढ़ा देंगे। और अगर इफेक्ट कम आ रहा है एनेस्थेशिया का तो फिर इसकी मात्रा बढ़ा देंगे और ऑक्सीजन की मात्रा कम कर देंगे। तो ये ऑक्सीजन के अंदर मिक्स करके ही दी जाती है एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन, ऑक्सीजन के अंदर मिक्स करके ही ये जो ड्रग्स हैं, इनहेलेंट एनेस्थेटिक ड्रग हैं, ये एनिमल को दी जाती हैं। तो इसमें आप इनका जो कंसंट्रेशन जो है एनिमल की बॉडी की सांद्रता है, एनिमल की बॉडी में इनकी जो मात्रा है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं इजीली। अगर ज्यादा डोज चली गई
तो इसको कम करके ऑक्सीजन को बढ़ा दीजिए, और अगर कम है तो फिर इसकी मात्रा बढ़ा करके ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर दीजिए, तो आप उसकी मात्रा को आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। इसी कारण से इनहेलेंट एनेस्थेसिया जो है वो इंट्रावीनस एनेस्थेसिया से काफी ज्यादा इफेक्टिव है और सेफ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेफ है वो बहुत ज्यादा। तो ये अपन ने देखा जनरल एनेस्थेसिया के दो टाइप्स, इनहेलेंट एनेस्थेसिया और इंट्रावीनस एनेस्थेसिया। अब जनरल एनेस्थेसिया जब आप लगाते हैं तो कौन कौन सी स्टेजेज जो है वो आपको मिलती हैं, कौन सी स्टेज आपको मिलती हैं? तो ये 4 स्टेज जो रहती हैं जनरल एनेस्थेसिया की, निम्न 4 स्टेज, ये 4 भाग होते हैं, इसको डिवाइड किया गया है। इसमें एक आती है प्री एनेस्थेटिक स्टेज, इंडक्शन स्टेज, मेंटेनेंस स्टेज और रिकवरी। तो इन 4 में डिवाइड किया गया इस पूरे जनरल एनेस्थेसिया का जो प्रोसीजर है। एनिमल को जनरल एनेस्थेटिक ड्रग देने से पहले जो ड्रग्स दी जाती है उसको बोलते हैं प्री एनेस्थेटिक ड्रग्स। प्री एनेस्थेटिक के रूप में अपन काम में लेते हैं दोस्तों मुख्यतः जाइलाजिन, एट्रोपिन, इसके अलावा एक ड्रग आती है सिक्विल, जिसका केमिकल कंपोजिशन होता है ट्राइफ्लूप्रोमेजिन हाइड्रोक्लोराइड। दोस्तों वो कहते हैं ये ड्रग्स जो है प्री एनेस्थेटिक के रूप में काम में ली जाती हैं। इस प्री एनेस्थेटिक की क्या आवश्यकता पड़ती है दोस्तों? प्री एनेस्थेटिक ड्रग क्या होती है कि जो एनेस्थेसिया जो दिया जाएगा उसकी एक तो मात्रा जो है, इसकी जो डोज जो होती है उसको कम कर देती है, क्योंकि थोड़ा बहुत इफेक्ट ये भी शो करती है। तो आपको जो जनरल एनेस्थेसिया में आप जो ड्रग यूज कर रहे हैं उसकी मात्रा उसको कम कर देंगे, डोज को कम कर देंगे, क्योंकि आपको बताया कि जनरल एनेस्थेसिया काफी खतरनाक होते हैं, थोड़ी सी भी मात्रा ज्यादा चलेगी तो एनिमल की डेथ हो सकती है। तो उस डोज को कम करने के लिए एक तो इसका प्री एनेस्थेटिक ड्रग्स दी जाएंगी। दूसरा, जनरल एनेस्थेसिया अगर जब हम देते हैं तो एनिमल की तो बहुत ज्यादा सलाइवेशन हो सकता है, उसकी उल्टी आ सकती है, आफरा आ सकता है, तो इन सब चीजों को भी ये कम करती हैं। उसकी सलाइवेशन को कम करेगा, उसके नेजल सिक्रेशन को कम करेगा, है उसके वोमिटिंग आएगी उसको कंट्रोल करेगा। तो प्री एनेस्थेटिक मेडिसिन इतने सारे काम करती है, तो इसलिए ये एनेस्थेसिया लगाने से पहले प्री एनेस्थेटिक ड्रग जो है वो एनिमल को दी जाती हैं। और प्री एनेस्थेटिक के रूप में मुख्यतः जाइलेजिन, एट्रोपिन, सिक्विल ये ड्रग मुख्यतः काम में ली जाती है, क्योंकि इन्हीं को जब आप लगा देते हैं स्टार्टिंग में तो एनिमल बिल्कुल कूल और काम हो जाता है, बिल्कुल शांत हो जाता है, ताकि आप जनरल एनेस्थेटिक ड्रग जो है वो बिल्कुल आसानी से आप इंट्रावीनस आप उसमें इंसर्ट कर सकते हो। इनहेलेंट रूट से भी आप ड्रग इंटर कर सकते हो, तो ये एनिमल को बिल्कुल कूल एंड काम कर देगी, और जो इसके जनरल एनेस्थेसिया के जो साइड इफेक्ट होते हैं उनको भी ये थोड़ा सा कम कर देती हैं। तो दोस्तों जाइलेजिन, एट्रोपिन और सिक्विल ये काफी कॉमन काम आती हैं। जाइलेजिन एक वंडर ड्रग है, बहुत ही सबसे इफेक्टिव, मोस्ट इफेक्टिव और सेफ, ड्रग है ये। मोस्ट इफेक्टिव सिडेशन, बहुत अच्छा इसका सिडेशन आता है, और मसल रिलैक्सेंट भी इसका बहुत अच्छा इफेक्ट होता है, मसल रिलैक्सेंट भी बहुत अच्छा इफेक्ट होता है दोस्तों इसका, और सेफ भी रहती है। अगर ज्यादा डोज चली जाती है जाइलेजिन की तो भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती, क्योंकि जाइलेजिन की डोज ज्यादा अगर चली जाती है तो इसका ड्यूरेशन बढ़ जाता है, इसकी अवधि बढ़ जाती है, जबकि ऐसा नहीं कि उसको टॉक्सिक इफेक्ट नहीं आएगा बहुत ज्यादा। एट्रोपिन जो है, एट्रोपिन क्या करती है दोस्तों? एनिमल से जो भी बहुत ज्यादा सिक्रेशन होता है, लार का सिक्रेशन, जैसे एनिमल को अपने पटकते हैं तो एनिमल का फिर ज्यादा लार का सिक्रेशन होने लग जाता है, ट्रेकियल सिक्रेशन होने लग जाता है, अगर उसकी ड्रेंचिंग हो जाए तो ड्रेंचिंग निमोनिया हो सकता है। तो उन सभी तरह के सिक्रेशंस को, जो श्रावण होते हैं उस सभी तरह के श्रावण को कम करती है एट्रोपिन सल्फेट। तो दोस्तों ये एट्रोपिन, जाइलेजिन और सिक्विल जो है ये प्री एनेस्थेटिक के रूप में काम में ली जाती हैं। फिर अपनी दूसरी स्टेज जो आती है इसमें इंडक्शन ऑफ एनेस्थेसिया। तो इंडक्शन स्टेज के अंदर दोस्तों क्या होता है, इंडक्शन स्टेज को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है दोस्तों। इंडक्शन, जो इंडक्शन होता है दोस्तों इसको भी अपन 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इंडक्शन इसमें 4 स्टेजेज होती हैं। स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड,
स्टेज थर्ड और स्टेज फोर्थ। आपने प्री एनेस्थेटिक लगा दी और एनिमल को आपने बांध लिया, बिल्कुल कूल और काम है एनिमल, और अब अपने को ऑपरेशन करने जाना है, तो उससे पहले जैसे इंडक्शन करना है, अपने इंट्रोड्यूस करनी है अपने को ड्रग, जनरल एनेस्थेटिक ड्रग अपने को उसमें डालनी है। तो जैसे आप ड्रग डालोगे, जनरल एनेस्थेटिक ड्रग डालोगे, तो उससे क्या क्या इफेक्ट आएंगे, तो सबसे पहले डालते ही तो क्या होगा, जैसे आपने ड्रग इसमें जनरल एनेस्थेटिक ड्रग जो है वो इंट्रावीनस या इनहेलेंट एनेस्थीसिया के थ्रू आपने जैसे भी किसी भी रूट से आपने डाली, तो ये स्टेज आएगी स्टेज फर्स्ट। इस स्टेज फर्स्ट के अंदर दोस्तों क्या होगा कि वॉल्यूंटरी एक्साइटमेंट, वॉल्यूंटरी एक्साइटमेंट होगा, एक्साइटमेंट, वॉल्यूंटरी एक्साइटमेंट होगा, मतलब जो ऐच्छिक पेशियां हैं उसके अंदर संकुचन होगा। जो ऐच्छिक पेशियां होती है एनिमल को एक बार ताने आएंगे, मतलब एनिमल एक बार थोड़ा सा इरिटेंट फील करेगा, थोड़ा सा उसमें हलचल पैदा होगी, मतलब तो वॉल्यूंटरी एक्साइटमेंट मतलब ऐच्छिक उसके नियंत्रण में रहेगा, एक्साइटमेंट होगा, संकुचन होगा, मतलब या ऐसे मान सकते हो जो ऐच्छिक पेशियां जो है उसके अंदर संकुचन होगा। फिर थोड़ी देर बाद में क्या होगा, जैसे ड्रग आपने डाली थोड़ी देर बाद में इफेक्ट आएगा, जो स्टेज सेकंड में चला जाएगा। जैसे स्टेज सेकंड में जाएगा, इसमें होता है दोस्तों इनवॉल्यूंटरी, इनवॉल्यूंटरी एक्साइटमेंट, इनवॉल्यूंटरी एक्साइटमेंट। इस स्टेज के अंदर दोस्तों अनैच्छिक पेशियों में संकुचन होगा, अनैच्छिक पेशियों में संकुचन होगा। इनवॉल्यूंटरी एक्साइटमेंट जो एनिमल की इच्छा के अनुसार नहीं होगा, जो अंदर जो मांसपेशियां हैं उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा। फिर स्टेज आती है थर्ड दोस्तों। इस स्टेज थर्ड में जैसे ही एनिमल पहुंच जाता है, तो ये स्टेज जो है ये आपको याद रखनी है दोस्तों। इस स्टेज के अंदर जो है एनिमल जो है बिल्कुल सेफ और बिल्कुल कूल रहता है, और इस स्टेज के अंदर ही जो सर्जिकल प्रोसीजर है, आपको जो ऑपरेशन करना है वो इस स्टेज में जाकर ही किया जाएगा। तो सर्जिकल मोस्ट ऑफ द सर्जिकल ऑपरेशन जो है, सर्जिकल ऑपरेशन जो है वो इस स्टेज में किए जाएंगे। ऑपरेशन जो आपको करना है वो इस स्टेज में करना है, क्योंकि ये स्टेज सबसे सेफ स्टेज है। अगर इस स्टेज से अगर आप पहले करते हो तो एनिमल को पेन होगा, एनिमल हिल डुल सकता है। और अगर इसमें आपने ज्यादा लगा दिया, आपने अगर मान लो इससे ज्यादा आपने एनेस्थेसिया लगा दिया, तो फिर एनिमल चौथी स्टेज में चला जाएगा, इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा, तो एनिमल जो है एनिमल की डेथ हो सकती है, जिसको आप बोलते हैं मेडुलरी पैरालाइसिस हो सकता है उसके, मेडुलरी पैरालाइसिस। तो आपको पता है कि डोज पर डिपेंड करता है, अगर आपने मात्रा ज्यादा डाल दी तो डेथ भी हो सकती है। तो मेडुलरी पैरालाइसिस से भी अगर थोड़ी सी ज्यादा डल गई तो एनिमल की फिर दोस्तों डेथ हो जाएगी, एनिमल की डेथ हो जाएगी। तो ये 4 स्टेज में डिवाइड किया है इंडक्शन फेज को। इसमें स्टेज फर्स्ट होती है, उसमें जैसे ही आपने एनेस्थेटिक ड्रग आपने लगाई तो वॉलंटरी एक्साइटमेंट होगा। फिर थोड़ी सी ज्यादा ड्रग गई तो इनवॉलंटरी एक्साइटमेंट होगा। फिर थोड़ी सी ज्यादा गई तो स्टेज थर्ड आ जाएगी। स्टेज थर्ड बिल्कुल सेफ स्टेज होती है, जिसके अंदर आप कोई भी सर्जिकल ऑपरेशन बिल्कुल आराम से आप इसमें कर सकते हो। और अगर इससे भी ज्यादा अगर आपने डोज डाल दी, तो फिर ज्यादा डोज डाल दी तो एनिमल जो है पैरालाइसिस हो जाएगा, एनिमल कोमा के अंदर जा सकता है, एनिमल कोमा में जा सकता है दोस्तों। वो कंडीशन होती है मेडुलरी पैरालाइसिस। और अगर इससे भी थोड़ी सी ज्यादा चलेगी तो दोस्तों एनिमल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी दोस्तों एनिमल की। तो ये विभिन्न अवस्थाएं हैं। फिर मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थेसिया, जैसे आपने एनेस्थेसिया स्टार्ट कर दिया, अब जैसे आपने एनेस्थेटिक ड्रग उसमें डाल रखी है, तो एनेस्थेटिक ड्रग का मेटाबॉलिज्म भी होगा, तो उसका इफेक्ट भी काफी कम होगा। धीरे धीरे टाइम के साथ क्या होगा, जो एनेस्थेटिक ड्रग है उसको अपने शरीर के लिवर के एंजाइम्स जो है उसका पाचन करके उसके मेटाबोलाइट्स बना देंगे, उसका डिग्रेडेशन करेंगे, डिग्रेडेशन करेंगे तो उसका इफेक्ट धीरे धीरे कम भी हो जाएगा। तो आपको ऑपरेशन अगर आपका लंबा चलना है तो आपको एनेस्थेटिक ड्रग जो है वो प्रॉपर मात्रा के अंदर मेंटेन रखनी पड़ेगी। अगर मात्रा कम हो गई तो फिर एनिमल क्या है कि वापस जो है वो हिलडुल सकता है, एनिमल वापस सचेत अवस्था के अंदर आ सकता है। तो आपको वो ड्रग को है वो आपको वो मेंटेन रखना पड़ेगा कि भाई इतनी डोज तो अपने इसको चाहिए, तो उतनी डोज तो आपको बरोबर बरोबर उसमें डालती रहनी पड़ेगी। जैसे अगर आपको लगे कि एनिमल उठने लग गया तो वापस आप एनेस्थेसिया की ड्रग डोज जो है वो आप बढ़ा दो। अगर लगे आपको कि भाई ज्यादा हो गई तो फिर आप एनेस्थेटिक डोज को कम कर दो। फिर होती है रिकवरी ऑफ एनेस्थेसिया, ये ऑटोमेटिक होगी दोस्तों।
अब आपको लगता है कि ऑपरेशन हो गया है, तो अब आपको कोई एनेस्थेटिक ड्रग नहीं डालनी। जो डली हुई एनेस्थेटिक ड्रग जो है वो क्या होगा, धीरे धीरे उसका डिग्रेडेशन होगा, उसके मेटाबोलाइट्स बनेंगे और उसका इफेक्ट जो है वो कम होता जाएगा। और जैसे जैसे उसका इफेक्ट कम होता जाएगा, एनिमल बेहोशी से वापस होश की अवस्था में, वापस कॉन्शियस स्टेज के अंदर आ जाएगा, वापस एनिमल जो है सचेत अवस्था के अंदर आ जाएगा, तो रिकवरी हो जाएगी एनिमल की। तो ये 4 स्टेज रहती हैं जनरल एनेस्थीसिया के अंदर, प्री एनेस्थेटिक, इंडक्शन, मेंटेनेंस और रिकवरी। तो इन चारों फेजेस से एनिमल गुजरता है। प्री एनेस्थेटिक ड्रग आपको लगानी पड़ेगी एनिमल को कूल और काम करने के लिए। फिर आपने जैसे ही जनरल एनेस्थीसिया लगाया तो इसमें इंडक्शन स्टेज स्टार्ट हो जाएगी। इंडक्शन स्टेज के अंदर 4 फेजेस होते हैं, स्टेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। स्टेज थर्ड जो होती है उसके अंदर आपको क्या करना है, ऑपरेशन करना है। उससे पहले नहीं करना, उसके बाद नहीं करना। उससे पहले उससे ज्यादा बाद में करोगे तो मेडुलरी पैरालिसिस की कंडीशन बन जाएगी दोस्तों। मेंटेनेंस मतलब मेंटेन रखना है आपको एनेस्थेसिया को। और रिकवरी धीरे धीरे, जैसे आप एनेस्थेटिक ड्रग को आप बंद करोगे तो धीरे धीरे एनेस्थेटिक ड्रग को शरीर जो है उसको डाइजेस्ट करेगा, उसका मेटाबोलाइट्स बनाएगा, उसको डिग्रेड करेगा, शरीर से बाहर निकालेगा थ्रू यूरिन। और अगर इनहेलेशन एनेस्थेसिया अपन काम में ले रहे हैं तो सांस के थ्रू उसको बाहर निकाल देगा, तो उसका इफेक्ट ऑटोमेटिक कम होता जाएगा। जैसे ही उसका इफेक्ट कम हो जाएगा तो एनिमल जो है धीरे धीरे सचेत अवस्था के अंदर आ जाएगा। तो दोस्तों ये जो है जनरल एनेस्थेसिया का पूरा का पूरा जो है आपको एक ब्रीफ व्यू आपको यहाँ पर दिखाया गया है। आपको याद करने का जो पॉइंट है वो आपको देखना है कि एक तो प्री एनेस्थेटिक ड्रग कौन कौन सी होती है, सीधा का सीधा जो है यहाँ पर क्वेश्चन आता है दोस्तों, सीधा का सीधा यहाँ पर क्वेश्चन आपके टपकता है यहाँ पर। सीधा क्वेश्चन कैसे आएगा दोस्तों यहाँ पर आपका, क्वेश्चन किस हिसाब से यहाँ पर आ सकता है, निम्न में से निम्न में से निम्न में से प्री एनेस्थेटिक ड्रग नहीं है। निम्न में से प्री एनेस्थेटिक ड्रग नहीं है। ऑप्शन आएगा आपके पास में जाइलाजीन, एट्रोपिन, कीटामिन और सिक्विल। तो दोस्तों अब आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी प्री एनेस्थेटिक ड्रग नहीं है। तो आपका राइट आंसर आप इमेजिन कीजिए कि राइट आंसर कौन सा जाएगा आपका, राइट आंसर चला जाएगा आपका कीटामिन। तो कीटामिन क्या है दोस्तों, कीटामिन एक डिसोसिएटिव एनेस्थेसिया है, जबकि ये तीनों जाइलाजिन, एट्रोपिन और सिक्विल जो है ये क्या है, ये प्री एनेस्थेटिक मेडिसिन है। और कीटामिन जो है वो जनरल एनेस्थेटिक मेडिसिन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न में से निम्न में से निम्न में से कौन सी एनेस्थेटिक निम्न में से कौन सी एनेस्थेटिक ड्रग सुंगाकर दी जाएगी। ऑप्शन आपके पास में है कलोरल हाइड्रेट, कलोरल हाइड्रेट, केटामिन, थायोपेंटोन, सोडियम
आइसोफ्लूरेन। तो आपका बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी एनेस्थेटिक ड्रग, जनरल एनेस्थेटिक ड्रग भी आप लिख सकते हैं, कौन सी जनरल एनेस्थेटिक ड्रग सुंघा करके दी जाएगी या थ्रू सांस के थ्रू दी जाएगी? तो दोस्तों बता सकते हैं आप, कलोरल हाइड्रेट, कीटामिन, थायोपेंटोन, ये सभी जो है इंट्रावीनस रूट से दी जाएंगी। और आइसोफ्लोरेन जो है दोस्तों ये इनहेलेंट एनेस्थेसिया है, एक तरह का इनहेलेंट। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर आइसोफ्लोरिन, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आइसोफ्लोरिन। तो इस हिसाब से आपका एग्जाम के अंदर यहाँ पर क्वेश्चन आ सकते हैं। अब और क्वेश्चन की अगर आप बात करें तो निम्न में से सबसे इफेक्टिव सिडेटिव ड्रग है, ऑप्शन है आपके पास में एट्रोपिन, सिक्विल, कीटामिन और जाइलाजिन। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि कीटामिन तो वैसे जनरल एनेस्थेसिया है, एज ए सेडेटिव काम में नहीं लिया जाता ज़्यादा। एट्रोपिन और सिक्विल का ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। जो जाइलाजिन जो है इसके बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा, जो आपको बताया है मोस्ट पोटेंट इसका इफेक्ट आता है, बहुत ही अच्छा सेडेटिव इफेक्ट आएगा इसका। साथ ही साथ इसका बहुत अच्छा मसल रिलैक्सेंट इफेक्ट आता है, बहुत ही अच्छा मसल रिलैक्सेंट इफेक्ट आता है। तो सबसे सेफ है जाइलाजिन। और जाइलाजिन की अगर ज़्यादा मात्रा भी चली जाती है तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती है जाइलाजिन से, क्योंकि जाइलाजिन ड्यूरेशन बढ़ाती है, केवल ड्यूरेशन बढ़ाएगी, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इफेक्ट नहीं करेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन पा रहे थे जो मैंने आपको बताए। इसी तरह से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएंगे, और जो भी क्वेश्चन आएंगे, जो भी आपको थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पर पढ़ाया गया है उसी के अंदर से आएंगे, बाहर से कुछ नहीं आने वाला है। केवल आप यहीं पर आप बिल्कुल ईजी वे के अंदर आप स्टडी करते रहें, और जो भी पॉसिबल क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, जो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर ही देता हूँ, और आपका थ्योरी के अंदर पूरा का पूरा जो है वो पार्ट क्लियर हो जाता है। तो अपना एनेस्थेसिया का जो चैप्टर है वो बिल्कुल कंप्लीट हुआ, जिसमें अपने जनरल एनेस्थेसिया और लोकल एनेस्थेसिया के बारे में पूरा विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। नेक्स्ट क्लास में अपन वुंड के विभिन्न प्रकारों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। धन्यवाद।